तारीख 15 मई 2025। जगह थी न्यूयॉर्क शहर। मेयर पद के लिए एक अहम डिबेट चल रही थी। मंच पर मौजूद एक 33 साल के कैंडिडेट से एक सीधा सवाल पूछा गया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या आप उनसे मिलेंगे। कैंडिडेट ने जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। कहा कि वो एक युद्ध अपराधी हैं, वॉर क्रिमिनल। हमें इसे उसी तरह देखना चाहिए जैसे हम बेंजामिन नेतन्याहू को देखते हैं। ये बात कहने वाला शख्स न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए डेमोक्रेट्स का प्राइमरी चुनाव जीत चुका है। नाम है जोहरान ममदानी। यूं ममदानी अभी मेयर बने नहीं हैं। ममदानी ने डेमोक्रेट पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीता है बस, यानी चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के वो अधिकृत प्रत्याशी होंगे। असली चुनाव नवंबर में होगा। न्यूयॉर्क शहर का वोटिंग पैटर्न बताता है, हिस्ट्री बताती है कि डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार ही मेयर का चुनाव जीतता है। लगभग सभी जानकार इस मामले में एकमत हैं कि ममदानी अगले मेयर होंगे, अगर कोई दूसरा चमत्कार नहीं हो जाता है तो। अगर ऐसा हो जाता है तो न्यूयॉर्क शहर के 400 साल के इतिहास में पहली बार एक मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल का व्यक्ति मेयर बनेगा। हालांकि ममदानी की पहचान सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। उनकी ये जीत डेमोक्रेट्स की राजनीति में बदलाव के संकेत के रूप में भी देखी जा रही है। पूरे अमेरिका समेत हिंदुस्तान में इसे लेकर खासी दिलचस्पी है। तो कौन है ममदानी, हिंदुस्तान से उनका रिश्ता क्या है और उनकी पॉलिटिक्स क्या है। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं, जहां इन सारे सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताते हैं न्यूयॉर्क के इलेक्शंस के बारे में। ममदानी ने जिस चुनाव में जीत दर्ज की है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी है न्यूयॉर्क मेयरल इलेक्शंस के लिए, यानी इस चुनाव से तय हुआ कि मेयर के चुनाव में डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार होगा कौन। ये प्रक्रिया दोनों पार्टीज में होती है और अमेरिका के लगभग सभी चुनाव यानी कि राष्ट्रपति पद तक का भी चुनाव इसी प्रक्रिया से होता है। ममदानी ने जो जीत हासिल की है वो न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और राजनीतिक दिग्गज एंड्रू क्यूमो को हराकर दर्ज की है। ममदानी की जीत एक बड़े उलटफेर के रूप में देखी जा रही है। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले तक लगभग सभी बड़े पोल्स उन्हें पीछे दिखा रहे थे। 18 जून को एक पोल में क्यूमो को 38% और ममदानी को 27% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले के जो पोल्स थे उनमें अंतर और भी बड़ा था। बावजूद इसके ममदानी प्राइमरी जीत गए। बहरहाल इस सवाल पर आते हैं कि ममदानी हैं कौन। जोहरान ममदानी की माता का नाम है मीरा नायर। हिंदुस्तान की एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्हें सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं जोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा में जन्मे हिंदुस्तानी मूल के एक बड़े प्रोफेसर और लेखक हैं। वो न्यूयॉर्क की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक एकेडमिक के तौर पर वो कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद और इंटरनेशनल रिलेशंस पर अपने क्रिटिकल विचारों के लिए जाने जाते हैं। इनकी किताबें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती हैं। जोहरान के नाना नानी और दादा दादी हिंदुस्तान के विभाजन से पहले अविभाजित पंजाब में रहते थे और विभाजन के बाद उनके पिता का परिवार युगांडा बस गया। लेकिन 1972 में जब तानाशाह ईदी अमीन ने हिंदुस्तानी मूल के लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर किया तो उनके परिवार को भी अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निर्वसित होना पड़ा, भागना पड़ा। 7 साल की उम्र में जोहरान अपने परिवार के साथ इसीलिए न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की और फिर बुडॉइन कॉलेज से अफ्रीकन स्टडीज में डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही उनकी राजनीतिक सक्रियता दिखने लगी थी जब उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन का कैंपस चैप्टर शुरू किया था, यानी कैंपस इकाई जो कॉलेज में चलती है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कई जगह हाथ आजमाया, जिनमें फिल्म, रैप संगीत और लेखन शामिल थे। इससे पहले वो क्वींस में एक हाउसिंग काउंसलर के रूप में काम करते थे, जहां वो कम इनकम वाले किराएदारों की बेदखली से बचाने में मदद करते थे। ये अनुभव उनके राजनीतिक विचारों की नींव बना। वो आज भी गरीबों और किराएदारों के अधिकारों पर फोकस्ड है, कम से कम दावा तो ऐसे ही करते हैं। वर्तमान में ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर हैं। उनकी शादी 27 साल की रमा दुवाजी से हुई है, जो ब्रुकलिन में रहने वाली एक सीरियाई कलाकार हैं। ये पर्सनल लाइफ की बात हुई। अब उनके राजनीतिक जीवन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जोहरान ममदानी की राजनीति को एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे तो ममदानी की शैली आपको मिलेगी अग्रेसिव। ये डेमोक्रेट्स की पारंपरिक शैली से अलग है। उनका तरीका कुछ ऐसा है कि समर्थकों में जोश भरता है, लेकिन उनके विरोधियों को उन्हें एक कट्टर यानी रैडिकल और डिवाइसिव चेहरे के तौर पर पेश करने का मौका भी देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूयॉर्क मेयर पद के लिए हुई एक अहम डिबेट,
जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उनसे वो मिलेंगे, तो ममदानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया कि वो वॉर क्रिमिनल हैं। जब उनसे इस आरोप का आधार मांगा गया कि आप एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात कैसे कह रहे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है, तो उन्होंने सीधे तौर पर साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का जिक्र किया और अपनी गुजराती मुस्लिम पहचान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब वो लोगों को बताते हैं कि वो एक गुजराती मुसलमान है तो लोग अक्सर हैरान हो जाते हैं, और इस बयान के बाद काफी हल्ला भी हुआ। क्वींस असेंबली मेंबर और एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी नेता जेनिफर राजकुमार ने ज़ोहरान की कड़ी आलोचना की। जेनिफर ने कहा कि ज़ोहरान विदेशी नेताओं के बारे में बहुत डिवाइसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तनाव नया नहीं था। ज़ोहरान ने साल 2020 में भी जेनिफर पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें हिंदू फांसीवादियों से मिले पैसे लौटा देने चाहिए, हिंदू फासिस्ट। सिख समुदाय के नेता और मानवाधिकार वकील जसप्रीत सिंह ने भी ज़ोहरान पर हिंदू विरोधी बातों को बढ़ाने और जानबूझकर मुसलमानों और हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया। अमेरिका में मेयर पद का चुनाव अक्सर शहर की राजनीति तक सीमित रहता है, ज्यादा से ज्यादा किसी नेशनल इशू तक। लेकिन ममदानी की एंट्री से चुनाव थोड़ा इंटरनेशनल महत्व का भी हो गया, क्योंकि ममदानी के कैंपेन में काफी चर्चा फॉरेन अफेयर्स की हो रही है या उनसे मीडिया में फॉरेन अफेयर्स पर सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पर बयान के अलावा इजरायल और फिलिस्तीन का मुद्दा उनके पॉलिटिकल करियर के केंद्र में रहा है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी युद्ध अपराधी कहा है। ये बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी भी अपनी हियरिंग में कह चुकी है और नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी वो कर चुकी है। दिसंबर 2024 में पत्रकार मेहदी हसन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो मेयर के तौर पर वो उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। वो इजरायल पर गजा में नरसंहार करने और एक रंगभेदी यानी अपार्थाइड स्टेट होने का आरोप लगाते हैं। उनकी ये सोच उनके कॉलेज के दिनों से ही रही है, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन नाम का संगठन, उसका लोकल चैप्टर बनाया था, कैंपस चैप्टर। असेंबली सदस्य के तौर पर उन्होंने नॉट ऑन आवर डाइम नाम का बिल पेश किया, जिसका मकसद न्यूयॉर्क की चैरिटी संस्थाओं को फिलिस्तीनी इलाकों में बन रही अवैध इजरायली बस्तियों को फंड देने से रोकना है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि वेस्ट बैंक में जहां इजरायल को जगह मिलती है वो फिलिस्तीन का ही इलाका है। बावजूद इसके इजरायल की वहां बस्तियां बनती हैं और इसके लिए अच्छा खासा चंदा यूएस से आता है। लेकिन ममदानी की जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा न्यूयॉर्क में है, या कहिए सबसे ज्यादा बवाल उस बात पे हो रहा है, वो नारा है ग्लोबलाइज द इंतफादा। इंतफादा आप जानते हैं अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है बगावत, प्रतिरोध। ये शब्द प्रचलित हुआ फिलिस्तीनियों के संघर्ष की वजह से, जब उन्होंने इजरायल के अवैध कब्जे के विरोध में प्रदर्शन किए। 1987 से 93 तक हिंसक प्रदर्शन की एक लहर चली। इसे फर्स्ट इंतफादा कहा गया। साल 2000 में इसी तरह दूसरा इंतफादा शुरू हुआ। इसके बाद से इंतफादा शब्द को फिलिस्तीन के समर्थन और प्रतिरोध के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा इजरायल के खिलाफ। दुनिया भर के लेफ्ट और प्रोग्रेसिव सर्कल्स में नारे लगने लगे। हिंदुस्तान में भी नारे फिलिस्तीनियों के समर्थन में लग जाते हैं। लेकिन ममदानी ने जब ग्लोबलाइज द इंतफादा का नारा दिया तो इसके कई और मायने निकाले गए। कहा गया कि वो दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की चाह रखते हैं। एक पॉडकास्ट में उनसे इससे जुड़ा सवाल भी पूछा गया। तब उन्होंने जवाब दिया कि इस नारे का अर्थ फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने से है। उनके इस तरह के बयानों के चलते उन पर एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी होने का इल्जाम लगता रहा है। ममदानी इन इल्जामों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि इस शहर में यहूदी विरोध के लिए कोई जगह नहीं और उनकी आलोचना इजरायली सरकार की नीतियों के खिलाफ है, न कि यहूदियों के खिलाफ। उन्होंने कई मौके पर कहा है कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, यानी वो इजराइल के होने का समर्थन करते हैं। इस मामले में उनकी जीत एक और मायने में नोटवर्दी है, क्योंकि न्यूयॉर्क इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी आबादी वाला शहर है। विदेशी नेताओं पर बयान को लेकर ममदानी की इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा हुई है, हो रही है अब भी। लेकिन अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में वो अलग तरीके से निशाने पे हैं। रिपब्लिकन समर्थक उनकी मुस्लिम पहचान और समाजवादी एजेंडे को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उन्हें कम्युनिस्ट बताया। मागा का एक बड़ा धड़ा उनकी मुस्लिम पहचान को लेकर उन्हें टारगेट कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण आप ले लीजिए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता है लॉरा लूमर, अमेरिका में अपनी फार राइट राजनीति की वजह से जानी जाती हैं। इस्लाम विरोधी बयान भी खूब देती हैं। ये अमेरिका में इतनी लोकप्रिय हैं कि 2023 में डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अपने चुनावी कैंपेन में शामिल करने के लिए पीछे पड़ गए थे, तो इन्हीं लॉरा लूमर ने ममदानी के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर वो मेयर बने तो न्यूयॉर्क तबाह हो जाएगा। दावा किया कि मुसलमान पूरे शहर में जिहाद शुरू कर देंगे। न्यूयॉर्क शहर
9/11 2.0 देखेगा, यानी ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क के हालात 9/11 जैसे होंगे। चालिक भी ममदानी की जीत की तुलना 9/11 से कर रहे हैं। चाली भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, इंटरनेट पर लोकप्रिय हैं। ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने ममदानी की जीत पर लिखा, न्यूयॉर्क सिटी हैज फॉलन। ज़ोहरान खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं। अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश में जो कैपिटलिज्म का मक्का है, वहां इस शब्द का खास मतलब निकल जाता है। सिंपल शब्दों में इस आइडियोलॉजी का मानना है कि सरकार को अमीरों और बड़ी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उस पैसे का इस्तेमाल आम जनता के लिए मुफ्त या सस्ती सेवाएं देने में करना चाहिए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ममदानी कहते हैं कि ये एक ऐसा शहर है जहां हर 4 में से एक व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, एक ऐसा शहर जहां 5 लाख बच्चे हर रात भूखे सोते हैं। इस समस्या का समाधान ममदानी के मुताबिक शहर के सबसे अमीर 1% लोगों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाकर आम लोगों के लिए मुफ्त या सस्ती सेवाएं प्रदान करना है। ज़ोहरान का मानना है कि न्यूयॉर्क जैसे अमीर शहर में किसी को भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतों के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। मेयर पद के लिए उनके चुनावी वादे इसी सोच को दिखाते हैं। उनके कुछ बड़े वादे इस तरह हैं। वो मुफ्त बस सेवा देना चाहते हैं। ज़ोहरान का एक बड़ा वादा न्यूयॉर्क शहर की बसों को सभी के लिए हमेशा के लिए मुफ्त करना। उनका तर्क है कि ये शहर में ट्रैफिक कम करेगा और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद करेगा। मकान का किराया बढ़ाने पर रोक। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है और यहाँ घर का किराया एक बहुत बड़ा इशू है। ज़ोहरान यूनिवर्सल रेंट फ्रीज यानी सभी के लिए किराए के बढ़ने पर रोक लगाने का वादा कर रहे हैं। मुफ्त चाइल्ड केयर की बात भी करते हैं। ज़ोहरान वर्किंग फैमिलीज, खासकर महिलाओं पर से फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए सबके लिए फ्री चाइल्ड केयर की सुविधा देना चाहते हैं। उनके ये आइडियोलॉजी उन्हें अमेरिका की नई पीढ़ी के कुछ सबसे चर्चित नेताओं की लिस्ट में शामिल करती है। इनमें सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, एओसी के नाम से इनको जाना जाता है। एओसी अमेरिकी संसद के सदस्य हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा है। एओसी ने ज़ोहरान के मेयर कैंपेन का सपोर्ट किया है। ज़ोहरान का सोशलिस्ट एजेंडा सुनने में भले ही एक्स्ट्रा एम्बिशियस आपको लगे, लेकिन मतदाता फिलहाल उन पर विश्वास जताते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के मतदाताओं को इस पर यकीन दिलाया कैसे? तो यहीं पर उनका जीत का फॉर्मूला सामने आता है, जो पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से नकारता है। एक तरफ एंड्रू क्यूमो जैसे नेता थे जिनका अभियान अरबपतियों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के चंदे पर चल रहा था। वहीं दूसरी ओर ममदानी के मुताबिक उनका अभियान पीपल पार्ट था। उनके अभियान को 20,000 से ज्यादा आम लोगों ने छोटा छोटा चंदा देकर चलाया, जिसमें हर व्यक्ति का औसत योगदान सिर्फ $80 था। सिर्फ हमने लिख दिया $80 काफी होता है। ममदानी ने एक बहस में सीधे क्यूमो पर हमला बोलते हुए कहा, मेरा अभियान उन अरबपतियों के पैसे से नहीं चल रहा जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन भेजा था। उन्होंने मतदाताओं, खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बहुत पॉपुलर है। 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। अपने संदेश को नाटकीय रूप देने के लिए उन्होंने कई वायरल स्टंट भी किए, जैसे किराए पर रोक की ज़रूरत को दिखाने के लिए अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में छलांग लगाना, या फूड सिक्योरिटी की समस्या को उजागर करने के लिए एक सबवे में, मेट्रो में वहाँ की बरीटो खाकर उन्होंने रमज़ान का रोज़ा भी खोला। उन्होंने न्यूयॉर्क की डाइवर्सिटी को समझते हुए उर्दू और स्पेनिश में भी अभियान के वीडियो जारी किए हैं। प्राइमरी चुनाव में जीत के बाद ममदानी जोश से भरपूर हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का लेफ्ट खेमा इसे डेमोक्रेटिक राजनीति में बदलाव के रूप में देख रहा है, लेकिन असली चुनौती अभी आगे है। ममदानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक कार्यकर्ता यानी एक एक्टिविस्ट से प्रशासक बनने की है, एक एडमिनिस्ट्रेटर। उनका पूरा राजनीतिक करियर प्रोटेस्ट करते हुए, व्यवस्था को चुनौती देते हुए बना है। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स के हक के लिए 15 दिन और गजा में युद्ध विराम के लिए 5 दिन की भूख हड़ताल की है। अब ये एक्टिविज्म समर्थकों में जोश तो भरता है, लेकिन एक मेयर के तौर पर उन्हें न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर की बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेसी को चलाना पड़ेगा, जिसका बजट $115 बिलियन से ज्यादा है और जिसमें 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। ईजी नहीं होगा। ममदानी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है बहुत ही कम है या नहीं है इतनी बड़ी पोजीशन के हिसाब से, लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उनके वादों को ज़मीन पर उतारना भी मुश्किल से भरी डगर है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक के एडिटोरियल बोर्ड ने उनके एजेंडे को यूनिकली अनसूटेड टू द सिटीज चैलेंजेस, यानी शहर की चुनौतियों, ज़रूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठने वाला बताया है। आलोचकों का तर्क है कि उनके रेंट फ्रीज जैसे कदमों से बाजार में घरों की कमी हो जाएगी, जिससे समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा? ममदानी का जवाब है कि वो शहर के सबसे अमीर 1% लोगों और बड़ी कंपनीज पर टैक्स लगाकर पैसा जुटाएंगे, लेकिन यह तय है कि कॉर्पोरेट जगत इन योजनाओं का पुरजोर विरोध करेगा, जिससे राजनीतिक और कानूनी लड़ाई छिड़कर रहेगी। अंत में ज़ोहरान ममदानी की कैंडिडेसी
अमेरिकी पॉलिटिक्स में एक नए दौर के सिंबल के तौर पर भी आगे आएगी। ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो आइडियोलॉजिकल प्योरिटी को पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज से ऊपर रखने लगी है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ममदानी की उम्मीदवारी न्यूयॉर्क या अमेरिकी राजनीति का विषय है, लेकिन भारत में भी उनकी उम्मीदवारी पर राय ली जा रही है, दी जा रही है। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि मीरा नायर उनकी मां है या उनके पिता भारतवंशी हैं। एक कारण तो उनका प्रधानमंत्री को लेकर दिया बयान ही है। ममदानी से जो सवाल पूछा गया था उससे अमेरिकी प्रशासन 2014 में ही जूझ चुका है। नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति की सच्चाई हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। इसको अमेरिकी स्टेट ने समझा और वीज़ा बैन वगैरह को भुलाकर राजनयिक संबंध बनाए और बढ़ाए भी। आमतौर पर भारतवंशियों की विदेशी राजनीति में जो सफलता होती है उसको हिंदुस्तान में खूब सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे कितना भी लंबा रिश्ता हो आपका, 3-4 पुश्तों पुराना होगा, उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ममदानी पर जो भारत में राय बट गई है उसका कारण है भारत में सत्ताधारी दल और राजनीति की आलोचना जो उन्होंने की। उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। जब टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर शिलान्यास का सेलिब्रेशन चल रहा था तब ममदानी ने सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद की पुरानी तस्वीर शेयर कर लिखा कि 400 साल तक ये मस्जिद अयोध्या में खड़ी रही, पर 1992 में बीजेपी ने दंगे करवाए और मस्जिद तोड़वा दी। इसके अलावा वो किसान आंदोलन और कोरोना काल में हुई मौतों पर भी बीजेपी सरकार की आलोचना करते रहे। फिर एक वक्त उन्होंने उमर खालिद के जेल से लेकर नोट्स भी पढ़े। बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने तो ये भी कह दिया कि ममदानी भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। ट्विटर सबसे ज्यादा हल्ला काट रहा है उस क्लिप पर जिसमें ममदानी नजर आ रहे हैं और पीछे से कुछ अपशब्द सुनाई देते हैं। इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि ममदानी हिंदू विरोधी भी हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। न हमारी तारीफ से वो चुनाव जीतेंगे और न हमारी आलोचना या गुस्से से वो हारेंगे। ये चुनाव 7 समंदर पार लड़ा जा रहा है। हम यहाँ 2 काम कर सकते हैं। एक तो इस फिनोमेना को स्टडी कर सकते हैं कि अमेरिका की राजनीति में कैसे बदलाव आ रहे हैं, और दूसरा काम ये कि अगर वाकई इस बात से हमारी सेहत या जीवन पर फ़र्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन है, तो हमें न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स और उसमें आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उस हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा। ना फ्री फंड की खुशी महसूस करने से खून बढ़ता है, ना आपके कुड़ने से कोई चुनाव हारता है। ये चैप्टर यहीं तक। अब कुछ बोनस खबरें जान लेते हैं। पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। कल के राजदूत में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप हेग गए हैं नेटो में हिस्सा लेने के लिए। नेटो का समिट हो रहा है। कल शो रिकॉर्ड करते समय तक जो अपडेट्स थे हमने बता दिया। अब वहाँ से कुछ नए बयान आए हैं, वो आज शामिल कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने अपने एजेंट्स को फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर भेजा है जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया, और इन एजेंट्स ने जानकारी दी कि हमलों में ये प्लांट तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार इस पर एक रिपोर्ट भी बना रही है जो कुछ दिनों में मुझे सौंपी जाएगी। अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान हुआ है, ये बड़ी चर्चा का विषय। 25 जून को CNN ने पेंटागन के हवाले से रिपोर्ट छापी थी कि हमले में परमाणु ठिकानों का उतना नुकसान नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की गई थी। प्रोग्राम महज कुछ महीने पीछे गया है। जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलिन लिविट, उन्होंने कहा कि ट्रैक किया जा रहा है उस सोर्स को जिसने CNN को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो जेल में होना चाहिए। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ईरान से भी एक खबर आई जिसमें कहा गया कि ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब नुकसान हुआ ये सबको पता है, लेकिन कितना, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट तौर पर बाहर आना मुश्किल है क्योंकि ईरान में अब कोई स्वतंत्र जाँच करने वाली संस्था नहीं होगी। बीते रोज हमने ये भी बताया था कि ईरान की संसद ने IAEA से संबंध तोड़ने पर मुहर लगा दी। बहरहाल ट्रंप के दूसरे बयान पर आते हैं। नेटो समिट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिच करेगा तो हम फिर से बम मारेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और वो ईरान से इस सिलसिले में बात भी कर रहे हैं। एक बोनस खबर SCO समिट से भी जुड़ी हुई है। हमने राजदूत में आपको बताया था कि 25 और 26 जून को SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग चीन में हो रही है। भारत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। आज SCO ने एक साझा बयान जारी किया और 2 दिन के सम्मेलन को समाप्त किया गया, जैसा हर सम्मेलन में होता है। पर इस बार साझा बयान पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना किया, क्योंकि इस बयान में आतंकवाद का विरोध तो किया गया, लेकिन इसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि इसमें जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक का जिक्र था, जब मार्च महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक की और कई लोगों की हत्या कर दी थी। भारत का एतराज़ ये था कि आप 2 घटनाओं को बराबर क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर वो आतंकवादी हमला पाकिस्तान को लगता है तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर जो धर्म पूछ के टारगेटिंग हुई है निर्दोष टूरिस्ट की, उसको आतंकवादी हमला क्यों नहीं माना जा रहा है। हमने पहले भी बताया था SCO में एक दादा है, वो है चीन। इस गुट से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया ने अभी अपना इंटरेस्ट लूज़ नहीं किया है।
SCO में। ये था आज का राजदूत। इससे कमल और साजिद ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।